Hello students, Jay Patel College Bhandara, Department of English welcome you in this digital classroom. We have discussed various topics on various occasions. Today we shall be focusing on using appropriate form of verbs. We have divided this lecture into two parts. आज का ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, उतना ही जरूरी टॉपिक है. आपने अभी तक जितने टॉपिक्स वीडियो लेक्चर में सुने हैं उसमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 10th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में डिग्री लेवल पर बीए पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 1, बीएससी ऐसे अलग अलग एग्जामिनेशन में इस प्रकार का क्वेश्चन पैटर्न आता है. और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज में करते हैं. इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, बारीकी से समझना और उसको समझकर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, ये बहुत सारी चीजें आपको करनी है. बिना समय गवाए हम आज के इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है एग्जामिनेशन में. Fill in the blanks with the appropriate tense form of the verbs given in the brackets. कुछ ब्रैकेट में वर्ब दिए जाते हैं. वर्ब में से कोई तो भी एक एग्जाम्पल, एक वर्ड आपको अप्रोप्रिएट टेंस के अनुसार सिलेक्ट करके यूज करना होता है. अब 12 प्रकार के अलग अलग टेंसेस, 3 मुख्य प्रकार, उनके 4 उप प्रकार अगर समझ ले तो एक वर्ब को 12 तरीके से सोचकर उसको यूज करना यह आसान काम नहीं होता. पर हम अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल के मूड को देखकर कुछ हिंट्स वहां पर होते कि नहीं होते, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. कुछ रूल्स की डिस्कशन भी करेंगे, इसलिए एक एक एग्जाम्पल यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाला है. लेट अस टॉक अबाउट दिस फर्स्ट एग्जाम्पल. The moon round the earth, ब्रैकेट में वर्ड है मूव. अब मूव शब्द के 12 अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक. पर इन 12 फॉर्म में से यहां कौन सा यूज करना है, इसके लिए क्या रूल बनता है, वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा. The moon round the earth, चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है. अगर इस प्रकार का सेंटेंस है, इस प्रकार के सेंटेंसेस यूनिवर्सल ट्रूथ कहे जाते हैं, या जिसे हम साइंटिफिक फैक्ट कहेंगे. डे टू डे के एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस, साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी आपको किसी सेंटेंस में दिखाई देंगे, सूरज का पूर्व से निकलना, सन राइजेस टू द ईस्ट, सन is the center of the universe, earth moves around the sun, moon moves around the earth, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो इस कैटेगरी में आते हैं. इस प्रकार का अगर कोई भी सेंटेंस है तो आसान तरीका है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही आपको यूज करना है. तो हमारा आंसर क्या होगा? पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है माने सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने से काम नहीं चलेगा. वहां पर यस, ईएस, आईएस लगता कि नहीं लगता, इस बारे में भी आपको सोचना है. द मून थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए उसके सामने आने वाले वर्ब को यस, ईएस, आईएस लगेगा. सेंटेंस क्या होगा? द मून मूव्स राउंड द अर्थ. इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, तब आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलेंगे. लेट अस नाउ टॉक अबाउट द सेकंड एग्जाम्पल. हर एक एग्जाम्पल यहाँ पर एक नई वेराइटी होगा आपके लिए. हर एक एग्जाम्पल एक नए रूल के साथ आएगा, इसलिए हर एक एग्जाम्पल को समझना जरूरी है. सेंटेंस है आई, ब्रैकेट में वर्ड है रीड बुक फॉर 6 days. ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल है, इसको समझने के लिए और एक एग्जाम्पल साथ में हम डिस्कस करते हैं. आई इन ब्रैकेट वर्ड है रीड बुक सिंस लास्ट 6 days. अब ये दोनों एग्जाम्पल में एक बात समझने लायक है कि दोनों एग्जाम्पल में किस प्रकार का सेंटेंसेस आएगा. जब यहां पर भी 6 days है, यहां पर भी 6 days है, पर यहां फॉर के साथ आया, यहां सिंस के साथ आया. स्टूडेंट्स का ऐसे एग्जाम्पल में कंफ्यूज होना लाजमी है, जरूरी है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले ही सेंटेंसेस है. यहां पर अब
एक सिंपल रूल क्या बनता है, जब किसी भी सेंटेंस में सिंस शब्द या फॉर के शब्द के साथ अगर कोई शब्द दिखाई दे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, या दोनों टाइमिंग दिखाई देते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। पर यहां पर फॉर 6 days और सिंस लास्ट 6 days में थोड़ी सी एक बात समझने लायक है। बात क्या समझने लायक है, यहां आप जल्दबाजी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर 6 days यहां पर टाइम कैलकुलेटेड किया है। टाइम कैलकुलेट किया है इसका मतलब एक्शन इज कंप्लीटेड, और एक्शन अगर कंप्लीट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आएगा। फॉर 6 days ये एक पीरियड को दर्शाता है, वन कंप्लीट पीरियड विच इज कंप्लीटेड। दूसरे सेंटेंस में सिंस ये शब्द ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं बताता, ये पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एक्शन बताता है कि एक्शन अभी भी शुरू है, खत्म नहीं हुई, उसके क्रिया का इंपैक्ट अभी भी कायम है। अब रूल क्या कहता है, डेज, ईयर्स, टाइम अगर काउंटेड है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, क्योंकि यहां पर पीरियड को बताया है, एक 6 days के पीरियड को काउंट करके। दूसरा है, अगर सिंस का यूज है तो सिंस का यूज क्या बताता है, इट शोज अ पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एक्शन, नॉट अ पीरियड, एंड देयरफॉर देयर शुड बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड हियर शुड बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसलिए इस प्रकार के एग्जांपल को संभल के सॉल्व करना है। ये सेंटेंस कैसा होगा, आई हैव रीड बुक फॉर 6 days, हमने यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया। यहां पर I have been reading book since last 6 days, यहां पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया। तो इस एग्जांपल को आप बार बार समझने की कोशिश करें। पीरियड कैलकुलेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एक्शन, वहां पर action is incomplete, still going on in continuous process, then you have to use present perfect continuous tense. इसलिए इस सेकंड टाइप के एग्जांपल को आपको बार बार समझना पड़ेगा। तीसरा एक एग्जांपल है, by this time next week he ब्रैकेट में वर्ड complete his assignment work। अब यहां सेंटेंस है हमारे पास, by this time next week he has असाइनमेंट वर्क, ब्रैकेट में वर्ड है कंप्लीट। जहां पर आपको बाय दिस टाइम और नेक्स्ट वीक ऐसे शब्द दिखाई दे, नेक्स्ट वीक का मतलब होता है इट इंडिकेट्स फ्यूचर टेंस, और बाय दिस टाइम ये शब्द जहां पर भी दिखाई दे आपको, इसका मतलब होता है कि एक्शन कंप्लीट हो गया। अब फ्यूचर टेंस है और एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो इसमें आपको पूरी तरह से हिंट दिया है क्वेश्चन पूछने वाले ने। आपको यहां पर फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हो गई माने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट लेना है, शैल हैव, विल हैव लेना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। तो सेंटेंस कैसा होगा, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक ही विल हैव कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट्स वर्क। अगले हफ्ते तक, इस समय तक, अगले हफ्ते में वो अपना असाइनमेंट वर्क कंप्लीट कर चुका होगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको अलग अलग प्रकार के लॉजिक लगाने होते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सम अदर एग्जांपल्स व्हिच विल कैरी सम न्यू रूल्स। अब ये 3 एग्जांपल समझने के बाद में हमें कैसे किसी सेंटेंस के बारे में अपने लॉजिक लगाना है, इसका थोड़ा सा अंदाजा आ गया। तीसरा एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल, माय फादर ब्लैंक फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ब्रैकेट में वर्ड है गो। कुछ सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछने वाले हिंट देते हैं, कुछ सेंटेंसेस में ऐसे हिंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल डिस्कस के लिए एक सेंटेंस हम समझ लेते हैं, गांधी जी, ब्रैकेट ब्लैंक है, ब्रैकेट में वर्ड है डाई, ब्रैकेट क्लोज इन 1948। अब इस सेंटेंस में राइटर ने या पूछने वाले ने किसी प्रकार का हिंट नहीं दिया, पर गांधी जी ये शब्द, ये व्यक्ति अभी पास्ट का हिस्सा अगर मानते हैं तो वो भी एक पास्ट टेंस का हिंट है, और 1948 की बात चली तो वो भी पास्ट टेंस है। तो यहां पर हमें पास्ट टेंस के बारे में, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सोचना होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ हिंट रहेंगे, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। यहां पर माय फादर वॉक एवरी मॉर्निंग, यहां पर एक शब्द है एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। ये शब्द आपको इंडिकेट करता है किसी हैबिचुअल
एक्शन को, डे टू डे होने वाले एक्शन को। और हमने आपको साफ सुथरे शब्दों में बता दिया था कि जहां पर भी डे टू डे एक्शन, हैबिट वगैरह ऐसे शब्द आते हैं, समझ लेना कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल कैसे होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस यस आई एस लगता है नहीं लगता है, आपको ध्यानपूर्वक सोचना है। माय फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो उनके आगे आने वाले वर्ब को यस यस आई एस लगने वाला है। तो सेंटेंस क्या होगा? माय फादर गोज फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। लेट अस टॉक अबाउट सम अदर एग्जाम्पल। सेंटेंस है राहुल योर अंकल टुमारो, ब्रैकेट में वर्ड है मीट। अब टुमारो ये शब्द यहां पर आया है, टुमारो शब्द फ्यूचर के लिए इंडिकेट करता है, पर जब हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की बात करते हैं, जब एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ये क्रिया तो भविष्य में होने वाली है और आप आसानी से सिंपल फ्यूचर टेंस डालने की कोशिश करेंगे, पर नियम क्या कहता है? अगर टुमारो जैसे शब्द है, इंडिकेट करते हैं फ्यूचर टेंस को, पर अगर प्रोग्राम अगर फिक्स्ड है, अगर वो तय है, डिसाइडेड है, प्री प्लान्ड है, तो ऐसे शब्द भी आपको डिसीव कर सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में अगर प्रोग्राम प्री प्लान्ड है, राहुल अपने अंकल को कल मिलने वाला है, ये अगर प्री प्लान्ड प्रोग्राम है, तो ये फ्यूचर टेंस भले ही दिखता हो, पर ऐसे सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए इसको आप बार बार रिवाइंड करके देखना। तो सेंटेंस क्या होगा? राहुल मीट्स योर अंकल टुमारो। आप एग्जामिनेशन में इस प्रकार के सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसमें फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं और वहां पर आपका आंसर गलत हो जाता। इसलिए सावधान पूर्वक आपको ये पूरा वीडियो एग्जाम्पल वाइज देखना है और समझना है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही दिस बिल्डिंग फॉर द लास्ट 10 years व्हेन ही सोल्ड इट, ब्रैकेट में वर्ड है ओन। अब यहां पर लास्ट 10 years, पिछले 10 सालों से, when he sold it, ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट करता है किसी और टेंस की तरफ, पर यहां पर दूसरा जो वर्ड है ओन शब्द, ये ओन शब्द हमेशा पोजीशन को दर्शाता है, जिसके ऊपर अपनी मालकियत है, मिल्कियत है। जो चीजें अपने पोजीशन में है, उसके लिए शब्द अगर ओन आता है, तो एक बात समझ लेना कि उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, कंटिन्यूअस नहीं होता। तो हमारे पास अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट नियम है। ये सेकंड क्लॉज जो है, ये इंपॉर्टेंट हमें हिंट देता है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस में किस प्रकार का टेंस यूज करना है। यहां अगर सोल्ड है, तो इसने हिंट दे दिया कि यहां पर हमें सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस कैसा होगा? इस सिंपल पास्ट टेंस को देखकर हमने यहां पर सिंपल पास्ट टेंस यूज किया। He owned this building for last 10 years when he sold it. इस प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस में वर्ब के फॉर्म को यूज करना है। Let us talk about another example. If the headmaster blank boys they will play, ब्रैकेट में वर्ड है allow. Will play ये दूसरा सेंटेंस है। इफ का सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस समझा जाता है। इफ इज अ कंडीशनल कंजंक्शन और इफ के द्वारा स्टार्ट किया गया सेंटेंस, पहला सेंटेंस ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और कॉमा के बाद जो दूसरा सेंटेंस लिखा जाता है उसे मेन क्लॉज कहते हैं। इफ का नियम क्लियर कट है। इफ नॉट के या इफ के सेंटेंस में अगर मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसका मतलब उसके पहले वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। एंड वाइस वर्सा भी समझ लेते हैं। इफ के पहले सेंटेंस में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उस पर आधारित दूसरे वाक्य में हमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। अब इस नियम को, इस रूल को अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। सेंटेंस कैसा होगा? इफ द हेडमास्टर अलाउज बॉयज दे विल प्ले। इफ is a conditional conjunction.
main clause is in a simple future tense and therefore subordinate clause should be in a simple present tense. It is in a simple future tense. तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझ लेना. इसी रूल को आप अलग अलग एग्जाम्पल्स जो when से, before से, after, till, until, unless, as soon as और as long as जैसे सेंटेंसेस आते हैं, इसी नियम को आप इस प्रकार के सेंटेंसेस में अप्लाई कर सकते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में है तो मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस होना चाहिए. मेन क्लॉज में अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है. वाइस वर्सा इस नियम को आपको समझना है. नेक्स्ट एग्जांपल वी शैल डिस्कस. लेट अस वेट टिल ही ब्लैंक दिया है बैक कम. समर 2018 में इस प्रकार का एग्जांपल आया था. अब प्रॉब्लम यह है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को समझना इतना आसान नहीं होता. यहां पर कुछ हिंट ढूंढना, कुछ सबूत ढूंढना, यह भी आसान नहीं होता. पर कुछ चीजें हमें हेल्प करती है. अपने लेट के सेंटेंसेस को इसके पहले सुना होगा, देखा होगा. एड क्वेश्चन टैग करते अपने लेट के सेंटेंसेस में एड क्वेश्चन टैग किया होगा. लेट अस एंजॉय द पार्टी. कॉमा देकर हमने क्वेश्चन टैग क्या किया था? शैल वी. इसका मतलब यह है कि लेट के सेंटेंसेस को हमने फ्यूचर टेंस एज ए फ्यूचर टेंस ट्रीट किया था. नियम साफ सुथरा है. लेट का यूज अगर क्वेश्चन टैग करते समय हमने शैल वी किया था, फ्यूचर टेंस समझा था, इसका मतलब लेट अस वेट ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है. चलो इंतजार करते हैं, माने इंतजार होने वाला है भविष्य में. कब तक? अब एक सेंटेंस अगर फ्यूचर टेंस इंडिकेट करता है तो सिंपल सी बात है, इसी नियम पर आधारित दूसरे क्लॉज में वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए. तो हमारा आंसर होगा कि लेट अस वेट टिल ही कम्स बैक. अगर आप इस तरह से आंसर लिखेंगे तो ये आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलेंगे. लेट अस टॉक अबाउट वन मोर एग्जांपल. ये इसी एग्जामिनेशन में पूछा गया सेंटेंस है. यहां पर तो आपका काम आसान कर दिया क्वेश्चन पूछने वालों ने. यहां पर ही हैज ब्रैकेट दिया है द मैच और ब्रैकेट में वर्ड है विन. सिंपल सा काम है. अगर आपको हैज दिया है तो इसका मतलब होता है कि हा और हैज का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं और हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें लिखना होता है. आपका काम आसान हो गया. ही हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म वन द मैच. ऐसा अगर आपने लिख दिया तो आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है. कुछ सेंटेंसेस इस प्रकार से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं. कुछ और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं. He always blank here on Sunday ब्रैकेट में शब्द कम. जिस किसी शब्द में always या फिर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स इस प्रकार से आते हैं, वो always, often, sometimes, generally, usually या occasionally, rarely, seldom, never, hardly, scarcely, habitually, daily, every day, every night, every morning, every week, every month, every year, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं. आप समझ जाना कि ये सारे शब्द आपको हिंट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ. इस शब्द में ऑलवेज शब्द है. ऑलवेज का मतलब होता है निरंतर, हमेशा, और हमेशा का मतलब होता है डे टू डे एक्शन. डे टू डे का मतलब होता है हैबिचुअल एक्शन, और जहां पर डे टू डे के एक्शन है, हमेशा होने वाली क्रिया है, तो वहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. तो यहां पर ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे. सिर्फ आपको सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है क्या और उसके आगे आने वाले वर्ब को एस एस आई एस लगाना है क्या, इसी बात को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना है. आपका आंसर सही हो जाएगा. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल्स. अब द कॉलेज इन जून ब्रैकेट में शब्द है रीओपन. द प्राइम मिनिस्टर ब्रैकेट में शब्द है हियर टुमारो. इसके पहले भी हमने इस प्रकार के एग्जाम्पल को डिस्कस किया था. इन जून, आने वाले जून में कॉलेज ओपन होने वाला है. इसका मतलब फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है. द प्राइम मिनिस्टर हियर टुमारो शब्द है, ये भी फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है. पर
ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते समय थोड़ा सा पेशेंस रखना है, रुकना है और सोचना है। सोचना क्या है, हमने पहले ही कहा था, ये भले ही शब्द किसी फ्यूचर टेंस के घटना को इंडिकेट करते हैं, पर कॉलेज का जून में ओपन होना या रीओपन होना ये शेड्यूल्ड फिक्स्ड रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से डेट्स आती है और टाइमिंग फिक्स रहता है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या बहुत बड़े अथॉरिटी जब किसी टूर पर, दौरे पर जाते हैं तो उनका दौरा भी शेड्यूल्ड रहता है, फिक्स्ड रहता है। कोई भी शेड्यूल्ड प्रोग्राम, प्री प्लान्ड प्रोग्राम पहले से डिसाइडेड अगर है, फिक्स्ड है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में भले ही हमें फ्यूचर टेंस दिखाई दे या इंडिकेट करे, पर इन सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसलिए द कॉलेज रीओपन्स इन जून, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। इस प्रकार से आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है, न कि सिंपल फ्यूचर टेंस का। कुछ और नए एग्जाम्पल जो नए रूल को कैरी करेंगे। हियर ब्लैंक दिया है, द बस कम, देयर ब्लैंक है, द बस गो। अब यहां पर हियर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस है। दिखने में ये सेंटेंसेस असर्टिव लगते हैं, पर इन सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। अब कुछ हिंट, ऐसे रूल आप समझ लीजिए। अगर वो सेंटेंस हियर से या देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस है और उनके एंड में अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, उद्गारवाचक चिन्ह है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और जब भी इस प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे तो यहां पर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है। तो आंसर क्या होगा, हियर कम्स द बस एंड देयर गोज द बस। हियर और देयर को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के तौर पर यहां ट्रीट करेंगे, इसलिए उनके आगे आने वाले वर्ब को एस, एस, आई, एस आपको लगाना है। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स। सेंटेंस पूरा पढ़ लीजिए। सचिन रन आफ्टर द बॉल, कैच इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। ऐसे सेंटेंसेस हमने अक्सर सुने हैं जब क्रिकेट का मैच चलता होता है और कमेंटेटर कमेंट्री करते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस रनिंग कमेंट्री में आते हैं। यहां पर एक नया रूल बनता है। रूल क्या बनता है, अगर कोई रनिंग कमेंट्री है या लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वो किसी मैच का हो सकता है, किसी फिल्म का हो सकता है, किसी ड्रामा का हो सकता है, सीरियल का हो सकता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस भले ही एक्शन कंटिन्यूअस हो, पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। थ्रोज इट ऑन स्टंप्स, माने हर ब्लैंक में हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस, एस, आई, एस लगाकर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया है। तो रूल हमें ध्यान में रखना है, जब भी वो सेंटेंसेस रनिंग कमेंट्री है, लाइव टेलीकास्ट है, किसी भी प्रकार की फिल्म के बारे में हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। वन मोर एग्जाम्पल। एग्जामिनेशन में समर 2019 में पूछा गया था, वैष्णवी ब्लैंक दिया है, द क्लोथ्स नाउ वॉश। यहां पर वॉश शब्द का इस्तेमाल करना है, पर शब्द दिया है नाउ। सिर्फ शब्द नाउ नहीं आ सकता, कभी कभी जस्ट नाउ, रिसेंटली वगैरह ऐसे भी शब्द आते हैं। नाउ ये शब्द एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग, ऐसे शब्द अगर सेंटेंसेस में आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करते हैं। नाउ का मतलब है अभी, कपड़े धोने की यहां पर क्रिया है और अभी शब्द का इस्तेमाल किया, माने अभी वो क्रिया शुरू है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंट करती है। तो जहां कहीं भी आपको नाउ शब्द दिखाई दे, उसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना। सेंटेंस क्या होगा, वैष्णवी इज वॉशिंग द क्लोथ्स नाउ। इस प्रकार से अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर करेक्ट होगा। हर एक एग्जाम्पल अपने अलग अलग नियम के साथ आ रहा है, तो आप इस बात को बारीकी से समझिए, हर एक सेंटेंस में किस प्रकार से रूल चेंज हो रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। हमने कहा था कि नाउ अगर शब्द दिखाई दे तो आईएनजी लगा देना, वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज कर लेना। पर कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनको आईएनजी नहीं लगाया जाता या नहीं लगा सकते। अगर लगता है तो विशेष किसी अलग शब्द के तौर पर वो शब्द यूज किए जाते हैं।
see, hear, seem, hope, want, wish, desire वगैरह जैसे शब्द है, इनको ing नहीं लगाया जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. These are some of the verbs which are never used in present continuous tense. तो ऐसे शब्दों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए आपके पास सेंटेंसेस आते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस आ सकते हैं. जैसे शी इज नोइंग हिम वेरी वेल. अब इस सेंटेंस में नोइंग शब्द आया है. हमने पहले ही कहा था कुछ ऐसे वर्ड है जिनको आईएनजी नहीं लगता, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस रॉन्ग समझे जाते हैं. आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, यहाँ पर फीलिंग को आईएनजी लगाया है. ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस रॉन्ग है. शी नोज हिम वेरी वेल एंड आई फील दैट यू आर राइट. अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया तो ही ये सेंटेंसेस करेक्ट होंगे. कुछ और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं जहां पर कुछ वर्ड हिंट देते हैं. ही टू मुंबई और एस्टरडे शब्द है, ब्रैकेट में शब्द है गो. हमने पहले ही कहा था कि कुछ वर्ड हमें ये सेंटेंसेस में हिंट देते हैं. हिंट है यहाँ पर एस्टरडे, और एस्टरडे पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है. पास्ट टेंस का मतलब होता है, ये सिंपल पास्ट टेंस वाले एग्जांपल्स है. शी टू सी मी लास्ट नाइट, ब्रैकेट में शब्द है कम. जब किसी भी सेंटेंस में आपको टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे yesterday, yesterday morning, yesterday noon, yesterday evening, या the day before, the other day, ago, last morning, last night, in March 1942, in May 1998, ऐसे अगर शब्द जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं अगर सेंटेंसेस में आते हैं तो आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है. इन दोनों सेंटेंसेस में he went to Mumbai yesterday and she came to see me last night, दोनों इसमें हमने सिंपल पास्ट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया तो ये सेंटेंसेस करेक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, he used to play football. used to और would ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरीज है. used to और would ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरीज पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं. जब कभी भी इस प्रकार के पास्ट हैबिचुअल एक्शंस आएंगे वो भी सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज किए जाते हैं. इसलिए पास्ट हैबिचुअल एक्शंस हो या रेगुलर पास्ट इवेंट्स हो, इस प्रकार के इवेंट्स को अपने सिंपल पास्ट टेंस में ही बताना है. एक और इंपॉर्टेंट नियम, आई विश आई ब्लैंक अ कार और ब्रैकेट में शब्द है हैव. इस प्रकार के एग्जाम्पल्स जानबूझकर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक विशेष प्रकार के रूल को अट्रैक्ट किया जाता है. इस प्रकार के सेंटेंसेस में प्रॉपर वर्ब को यूज करना इतना भी आसान नहीं रहता क्योंकि आई विश ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वहां पर कौन सा टेंस आ सकता है. इस प्रकार के अगर आपको सेंटेंसेस आते हैं तो आप समझ जाना इस प्रकार के सेंटेंसेस को सपोजिशनल सेंटेंसेस या सब्जेक्टिव सेंटेंसेस कहते हैं. सब्जेक्टिव या सपोजिशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? इच्छाएं की जाती है वहां पर, काश मेरे पास कार होती, काश मेरे पास एरोप्लेन होता वगैरह वगैरह, काश मैं अमीर होता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता वगैरह वगैरह. इसको कहते हैं सपोजिशनल सेंटेंसेस. ये इफ से, एज इफ से, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेष, इस प्रकार से ये सेंटेंसेस आ सकते हैं. पर नियम साफ सुथरा है. अगर वो सपोजिशनल सेंटेंसेस है, अगर वो आई विश, वी विश, ही विशेष इस प्रकार के सेंटेंसेस से स्टार्ट होते हैं तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है. यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है पर यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस आएगा. हैव का सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? हैड. तो आंसर क्या होगा? आई विश आई हैड अ कार. तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा. दूसरा एक सेंटेंस है, आई विश आई टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब इस प्रकार के सेंटेंसेस में टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पर यूज करना है. सेंटेंस है आई विश का, हमने कहा सिंपल पास्ट टेंस यूज करना. पर जहां सपोजिशनल सेंटेंस, अब सिंपल पास्ट टेंस टू बी का क्या करेंगे? इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पर जहां सपोजिशनल सेंटेंसेस है, आई विश के साथ में सेंटेंसेस आते हैं तो यहां वॉज नहीं लगेगा, यहां आपको वेयर का यूज करना है. इसलिए सेंटेंस क्या होगा? आई विश आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इस प्रकार के एग्जाम्पल्स गारंटी के साथ आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं
क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आंसर्स होते हैं, इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप इस कैटेगरी को ध्यानपूर्वक रिवाइंड करके फिर से देखना। यहाँ एक सेंटेंस है, एन इंसेक्ट बीट हिम वाइल। वाइल का यूज किया है, यहाँ पर बीट शब्द आया है। बाइट का मतलब होता है काटना, बीट उसका सेकंड फॉर्म है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस है। पर वाइल जहां पर यूज होता है वहां पर एक्शंस कंटिन्यूअस फॉर्म में ही रहती है। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आपको पहला जो सेंटेंस है वो आपको इंडिकेट करेगा कि उसमें was were प्लस ing लगाना है या am is are प्लस ing लगाना है। यहां पर एक रूल बनता है। रूल क्या बनता है? अगर एक एक्शन पास्ट टेंस में है और दूसरी उसी समय कंटिन्यूअस है, चल रही है, तो ऐसे समय में उस एक्शंस में आपको कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। पर ये कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होगा? ये पहला वाला वर्ब इंडिकेट करेगा। यहाँ पास्ट टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, तो वहां पर पास्ट टेंस का ही कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। तो सेंटेंस क्या होगा? एन इंसेक्ट बीट हिम व्हाइल ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स। वहां पर वाज प्लस ing हमने लगाया। एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नियम है, आई विश वाला एक सेंटेंस जो हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जहां पर फिक्स टाइमिंग है, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है, टुमारो जैसे शब्द है, वो एक इंपॉर्टेंट नियम था। ये तीसरा एक इंपॉर्टेंट नियम है जहां पर 99% एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सेंटेंस है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहां पर पेशेंट, डाइड, हैड डाइड, केम, ये दोनों सेंटेंसेस पास्ट टेंस में है। ये पास्ट परफेक्ट है और यहां पर ये सिंपल पास्ट टेंस है। रूल क्या बनता है? दोनों एक्शंस अगर पास्ट टेंस के, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, दोनों एक्शंस अगर सिंपल पास्ट टेंस के एक्शंस है तो उसमें आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज के टेंस को समझना पड़ता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जो क्रिया पहले घटित होती है, फर्स्ट एक्शन, उसको हम सिंपल भाषा में सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, और पहली एक्शन होने के बाद में जो दूसरी क्रिया होती है उसे हम मेन क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज अपनी मीनिंग के कंप्लीशन के लिए मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और मेन क्लॉज ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, इसलिए उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब द पेशेंट का मरना और डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, इसका मतलब पेशेंट के मरने की क्रिया पहले हुई, डॉक्टर बाद में आए। पेशेंट के मरने की क्रिया पहले हुई तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और डॉक्टर बाद में आए तो ये मेन क्लॉज हो गया। रूल क्या कहता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज, इन दोनों के टेंसेस को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले होने वाली क्रिया है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगी, जो क्रिया बाद में होती है वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगी। नियम साफ सुथरा है और आसान है। दोनों क्रिया अगर पास्ट टेंस में है तो दोनों क्रियाओं में सबसे पहले जो क्रिया होगी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगी, और उसके बाद होने वाली जो दूसरी क्रिया है वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगी। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको एग्जामिनेशन में आएंगे ही, इसलिए इस नियम को ध्यान में रखना। फर्स्ट एक्शन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड सेकंड एक्शन इज मेन क्लॉज, इट शुड बी इन सिंपल पास्ट टेंस। देयरफॉर एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द ट्रेन हैड डिपार्टेड when he reached the station। स्टेशन पे गाड़ी छूट गई थी पहले ही उसके पहुंचने की, जब वो पहुंचा गाड़ी छूट गई थी, तो गाड़ी निकलना ये क्रिया पहले होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज, हैड प्लस वी थे, वो बाद में आए, ये क्रिया बाद में हुई तो ये मेन क्लॉज हो गया, उसमें सिंपल पास्ट टेंस। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको आते हैं। इसमें आपको प्रीवियस एक्शन कौन सी, पहली एक्शन, और सब्सिक्वेंट एक्शन, फॉलोइंग एक्शन या दूसरी एक्शन कौन सी है, ये आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आपने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया तो पहली क्रिया में पास्ट परफेक्ट और दूसरी क्रिया में आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। तीसरा एक सेंटेंस देख लीजिए। अब हमने कहा था कि दोनों क्रिया अगर पास्ट टेंस में है तो पहले इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरे इसमें सिंपल पास्ट टेंस लगाना। यहाँ कुछ अलग सीन है। When he began to teach him, he began to listen carefully।
अब ये भी तो दोनों क्रियाएं सिंपल, दोनों क्रियाएं पास्ट टेंस की है। यहाँ तो एक सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट और दूसरे में सिंपल पास्ट होना चाहिए, पर यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस है। क्यों? रूल क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। when two past actions take place in a short time, use simple past tenses in both the sentences. दोनों भूतकाल की क्रिया है और दोनों एक दूसरे के बाद तुरंत घटित होती है, बहुत कम समय के गैप में घटित होती है, तो ऐसे दोनों क्रियाओं में सिंपल पास्ट टेंस ही लगाना है। इसलिए when I began to teach, जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया, he began to listen carefully, उसने ध्यान देना शुरू किया। दोनों क्रियाएं एक दूसरे के तुरंत बाद शुरू हुई, इसलिए दोनों इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान में रखना। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है when she began to beat her, she began to abuse her। इसमें भी सिंपल पास्ट टेंस, इसमें भी सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि दोनों क्रियाएं एक दूसरे के तुरंत बाद शुरू हुई। तीसरा के एग्जाम्पल देखते हैं। his brother, ब्रैकेट में शब्द है फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर नेक्स्ट मंथ शब्द आया है, जहां पर बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय जनवरी, बाय फरवरी, बिफोर मंडे, बिफोर ट्यूसडे, बाय नेक्स्ट मंथ ऐसे शब्द आएंगे, तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंडिकेट किया जाता है। अगले महीने तक वो अपना काम पूरा कर चुका होगा। माने जहां पर ऐसे शब्द दिखाई दे बाय नेक्स्ट मंथ या बाय मंडे, बाय ट्यूसडे वगैरह या बाय बिफोर ट्यूसडे वगैरह ऐसे शब्द अगर दिखाई दे तो समझ लेना कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट होना चाहिए शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आंसर क्या होगा? हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। इस प्रकार से आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तभी आपके एग्जांपल्स ये करेक्ट होंगे एग्जामिनेशन में। एक और एग्जांपल, हमने कहा था कि वाइल के सेंटेंस में वाइल के सेंटेंसेस में कंटिन्यूअस एक्शंस होती है, वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, और उसके दूसरे सेंटेंस में या तो सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस हो सकता है। ऐसे हमने इसके पहले डिस्कस किया था। ये उसके लिए ऑप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है? हम बोलो क्या? वाइल के ऐसे सेंटेंसेस में आपको ये समझना होता है कि दोनों क्रियाएं अगर हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट, तो दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में होने चाहिए। अगर दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही, मदर गा रही है और बच्चा सो रहा है, अगर दोनों क्रियाएं साथ में है तो ये दोनों क्रियाएं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आपको लिखनी है। व्हाइल माय मदर वाज सिंगिंग, आई वाज स्लीपिंग, इधर भी पास्ट कंटिन्यूअस और उधर भी पास्ट कंटिन्यूअस। व्हाइल आई वाज रीडिंग बुक, माय सिस्टर वाज शाउटिंग, यहां पर भी रीडिंग पढ़ने की क्रिया हो रही थी भूतकाल में, और यहां भी आपको दूसरी क्रिया भी कंटिन्यूअस बतानी है, तो वो सेंटेंस भी व्हाइल आई वाज रीडिंग बुक, माय सिस्टर वाज शाउटिंग, इस प्रकार से आपको सेंटेंसेस लिखना है। इफ का एक सेंटेंस हमने इसके पहले डिस्कस किया था। इफ के पहले सेंटेंस में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस रहता है। इफ के पहले सेंटेंस में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उस पर आधारित दूसरे सेंटेंस में कुड नॉट हैव प्लस V3, वुड नॉट हैव प्लस V3, इस प्रकार के सेंटेंसेस की रचना आपको करनी पड़ती है। कभी कभी माइट प्लस हैव प्लस V3, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन आता है। If the police had come a little before, the criminal would not have gone away. यहाँ पर past perfect tense है, if का सेंटेंस है, past perfect tense है, कॉमा के बाद में जो दूसरा सेंटेंस आएगा वहां पर would not have plus V3 या कभी कभी might have plus V3 या कभी कभी could have plus V3, इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन आपको करनी है। हमने पहले ही कहा था कि ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर पर आधारित है, ये लेंदी होने वाला है। हम इस डिस्कशन को अभी के लिए इसी स्लाइड पर रोकते हैं, आगे की डिस्कशंस अगले क्लास में होगी। आज के लिए